उनके एक बार पुनः जोरदार तालियों के बीच में माइक को देता हूं आदरणीय डी कुमार सर को। प्लीज सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार। पहली बार आज कितने साथी आए? फर्स्ट टाइम, प्लीज रेज योर हैंड्स। फर्स्ट टाइम, पहली बार। वाओ, ग्रेट, बहुत बड़ी संख्या है। एक बार इनके सम्मान में हम लोग तालियां बजाएंगे। एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप प्लीज जितने भी लोग खड़े हैं बीच में, आप अगर स्टेज पे आ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। पीछे बहुत सारे साथी बैठे हैं, उनको आप आगे आके बैठ जाइए, स्टेज पे आ जाइए। देखिए, स्टेज पर वही लोग आते हैं जो कुछ कारनामा करते हैं, लेकिन आप लकी हैं कि आपको बगैर कारनामा के आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा है। तो मौका मत चूकिए। जो भी है पीछे खड़े हैं, बीच में खड़े हैं, उनसे मेरी निवेदन है कि अगर आप खड़ा भी होना चाहें तो साइड में खड़े हो सकते हैं। ये बीच वाला जो सामने वाला जो स्टेज है, इसको प्लीज बीच वाले को थोड़ा सा आप साइड हो जाए सर। चलिए साथियों, पहली बार जितने भी लोग आते हैं आरसीएम में, उनके अंदर बहुत सारी शंका होती है। क्या होती है? थोड़ा जोर से बोलिए। शंका। पहली शंका क्या होती है कि आरसीएम की मीटिंग में ब्रेन वॉश किया जाता है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं सर? हाथ खड़ा करके बताइए। मुझे पता है नए वाले जरूर हाथ खड़ा करेंगे, लेकिन पुराने वाले हाथ नहीं खड़ा करेंगे। क्या शंका होती है सर? आरसीएम की मीटिंग में, थोड़ा जोर से बोलिए, ब्रेन वॉश किया जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि सब जुड़ जाएंगे तब क्या होगा। कितने लोगों के दिमाग में ये प्रश्न है? प्लीज रेज योर हैंड। देखिए, हमें पता है सबके दिमाग में, लेकिन हाथ क्यों नहीं खड़ा करते? क्योंकि उनको लगता है कि नहीं ये सवाल ठीक नहीं है। देखिए, आप स्पष्टवादी बनिए। अगर आपके दिमाग में इस तरह के प्रश्न हैं तो जरूर हाथ खड़ा करिए। एक बार प्लीज रेज योर हैंड। जितने भी लोग हैं जिनको लगता है कि सब जुड़ जाएंगे तब क्या होगा, हाँ जी, हाथ खड़ा करिए। वाह, बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया। एक बार तालियां बजा दीजिए, बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल, आपके दिमाग में एक विचार उत्पन्न होता है कि नेटवर्क में जो पहले जुड़ जाते हैं, ऊपर जुड़ जाते हैं, पैसा वही बनाते हैं। बाद वालों को हमें पता है, और यहाँ पे ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये प्रश्न चल रहा है कि ये संतोष पाठक जी 2016 में जुड़ गए, इसलिए 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया इनके आ रहे हैं, हमारे थोड़ी आएंगे। साथियों, बहुत सारे प्रश्न का जवाब आज आपको मिलने वाला है, लेकिन सवाल उठता है कि सच में आप अपनी शंका को मिटाना चाहते हैं? मैं फिर से सवाल कर रहा हूं, क्या सच में आप अपनी शंका को दूर करना चाहते हैं? यस। एक बार की बात है कि एक गांव में एक लड़का था। वो अपने खेत पे जब भी जाता तो रास्ते में एक पेड़ था, और पेड़ के बगल में एक बड़ा सा सांड था। सांड देखा आप लोगों ने? बिल्कुल हट्टा कट्टा तगड़ा सा। उसके बड़े से सींग थे, ऐसे बड़े उसके सींग थे। तो जब भी वो लड़का उस सांड को देखता तो उसके सींग को देखता, गोल सा, राउंड सा, उसके दिमाग में एक शंका पैदा हो जाता। उसके दिमाग में बात आती कि क्या इसके दोनों जो सींग है, वो जो बीच में होल है, क्या ये मेरा सर इसमें घुस सकता है क्या? क्या शंका थी?
कि इसके दोनों सींग में मेरी सर घुस सकती है क्या? रोज सुबह खेत पे जाता, सांड नजर आता, दिमाग में ये प्रश्न उठता। शाम में जब वो वापस आता, फिर सांड को देखता, फिर दिमाग में क्या सवाल आता, क्या यार इसके सींग में मेरा सर जा सकता है क्या? एक हफ्ते हो गए, बड़ा परेशान। एक दिन सुबह सुबह जा रहा था, सांड नजर आ गया। वो मन बना लिया कि आज अपनी शंका दूर करेंगे। शंका क्या थी? कि ये जो सींग है, दोनों जो इसके जो बीच में जो होल है, मेरी गर्दन इसमें घुस सकती है क्या? उसने ठान लिया कि आज हम ये शंका दूर करेंगे। उसने क्या किया कि पहले दाएं बाएं आगे पीछे देखा। क्या देखा? कि कोई देख तो नहीं रहा है। भाई लोग देखेंगे तो हंसेंगे, क्या मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है ये। तो जब उसको दिखाई दिया कि कोई नहीं देख रहा है, धीरे से चुपके से गया, सांड के सामने खड़ा हो गया। राइट? सांड घास खा रहा था, तो सींग एकदम बिल्कुल उसके निशाने पे था। बड़े आराम से अपना गर्दन डाल सकता था। उसने देखा दाहिने बाएं आगे पीछे। उसके एक हफ्ते से उसके मस्तिष्क में दुनिया भर के शंका, रात में नींद आती तब उसके दिमाग में सींग नजर आता। उसने कहा कि बेटा आज शंका दूर करेंगे। उसने आओ देखा न तो क्या किया? गर्दन घुसेड़ दिया। और जैसे ही गर्दन घुसेड़ा, गर्दन तो घुस गई, शंका तो उसकी मिट गई, लेकिन सांड को आ गया गुस्सा। क्या गया? अब आगे क्या हुआ होगा? सांड ने अपना गर्दन उठाया। अब वो बेचारा उस सींग में अटका हुआ है गर्दन। अब वो निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सांड घुमाना शुरू किया। बगल में पेड़ थी, पेड़ में जाके उसने कस के धक्का मारा, सर पे लगा। सर तो बाहर निकल गया, लेकिन दूर 5 फीट दूर गिरा। कमर में चोट लगी, सर में चोट लगी। दूर एक लड़का देख रहा था ये सारा नजारा। उसके करीब आया और पूछा कि अरे बेवकूफ, तुम्हें पता है ये सांड है, तुम इसके अंदर अपना सर घुसाया क्यों? बोला देख भाई, चोट तो बहुत तगड़ी लगी है, लेकिन आज एक बहुत बड़ी शंका दूर हो गई। क्या हो गई? थोड़ा जोर से बोलिए। तो आज आप सबके शंका दूर करने के लिए ये सांड आया है। आज सबकी शंका तैयार है? एक ताली बजा के बता दो कि आप तैयार हो। थैंक यू। साथियों, मैं अपना परिचय दूं। सर, ये बीच में जो लोग खड़े हैं ना, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आज मेरे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं सर, प्रार्थना कर रहा हूं। देखिए, हमारे भाई हैं, हमारे बिछड़े हुए भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे ही समाज के हैं, हमारे आजमगढ़ से हैं, और इनका हम लोग सम्मान करेंगे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू। साथियों, मैं अपना परिचय दूं। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, बनारस में रहता हूं। मैं बेसिकली बिहार से हूं, गया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। बिहार का नाम सुना आप लोगों ने? एक गंभीर प्रांत है और हमेशा सुर्खियों में रहता है। तो मैं भाग्य से, सौभाग्य से, दुर्भाग्य से, मैं वहीं से। कहां से? बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, गया डिस्ट्रिक्ट, बोधगया का नाम सुना होगा। मैं उसी जिला से हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, किसान का बेटा हूँ। पिताजी हमारी खेती बाड़ी कराते थे। 5 भाई, 1 बहन, 6 भाई बहनों का परिवार। साथियों, बचपन बहुत अभाव में बीता। खाली पैर स्कूल जाते थे। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है ना, हाफ पैंट हम लोग पहनते थे सारे भाई। क्यों पहनते थे हाफ पैंट?
ट्राउजर खरीदने के पैसे नहीं थे बाबूजी के पास, और हाफ पैंट भी पता चला कि कई बार इधर फट गया तो चिप्पी लगा देती थी माँ। चिप्पी समझ रहे? लेफ्ट में फट गया पैंट तो चिप्पी लग गया, इधर भी फट गया तो चिप्पी, और कई बार चिप्पी फट गया तो चिप्पी के ऊपर चिप्पी लग गया। सब भाई के लाइफ स्टाइल को वैसी थी। बहुत आर्थिक तंगी से हम लोग गुजरे, लेकिन मेरे पिताजी ने एक अच्छा कार्य किया कि हम सब भाई बहन को पढ़ाया। मेरी बहन भी इंग्लिश से ग्रेजुएट है, मैंने भी मास्टर डिग्री ली, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड क्वालिफाई किया, उत्तर प्रदेश में मेरी पोस्टिंग हो गई। आपके बगल में मोहम्मदाबाद कोहना है, देखा आप लोगों ने? कितनी दूरी पे है? 20 किलोमीटर, बिल्कुल पास में। आजमगढ़ और मऊ के बॉर्डर पे है। मऊ नाम पंचक उधर साइड है और इधर साइड है। ध्यान दीजिए, ऑडिटोरियम फुल हो चुका है, इसलिए पाठक जी से मेरा अनुरोध है कि इसको मैनेज करें। बाहर भीड़ है तो अब भीड़ में आने दें अंदर। नहीं, बिल्कुल भीड़ को मत आने उसका दीजिए। ध्यान रखा जाए। पाठक जी से मैं निवेदन करूंगा कि भीड़ को रोकिए बाहर, और अगर ज्यादा परेशान हो तो उनको बोलिए कि थोड़ा वेट कर लो, 2 घंटा बाद मैं फिर मिल लूंगा उनसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, मैंने पहली पोस्टिंग मोहम्मदाबाद कोहना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आज हमारे मित्र हैं हरीलाल यादव सर, एक बार उधर देख लीजिए सर। ये हमारे बैंक के कस्टमर हैं, इनकी सैलरी आती थी हमारे बैंक में, और एक बार इनसे मेरी झड़प हो गई थी पासबुक अपडेट कराने की। मैं सबको भूल सकता हूं लेकिन इनको नहीं भूल सकता। ये जब भी आते थे तो मेरे को बोलते थे कि आप लोग बड़ा मेहनत करते हैं। हम बोलते थे सर आप क्या करते हैं? हम लोग तो दिन भर बैठ के झुकते हैं स्कूल में। झुकते हैं मतलब झपकी लेते हैं। हम लोगों को कोई काम धंधा नहीं होता है, सरकार फोकट में पैसा देती है, तो बड़ी तकलीफ होती थी, सच्ची बता रहा हूं। लगता था कि यार हम भी काश स्कूल में टीचर होते, हमें भी झपकी लेने का पैसा मिलता। अच्छा, ये जब आते तब ये कमेंट करते मेरे को। तो एक बार मैंने इनको भी झड़प दिया। मैंने कहा गुरुजी आप जो है ना, आप अपना स्कूल मत समझिए, ये मेरे बाबूजी का बैंक है, यहाँ मेरी चलेगी। तो मैं यहाँ पे 7 साल जॉब किया। कितना साल? थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा, 7 साल बोलने में कितना मिनट लगता है, लेकिन 7 साल कितना होता है साथियों। मैंने 12 साल टोटल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जॉब किया। आज मेरे बैच के लड़के सीनियर मैनेजर हैं। महीने की सैलरी आज मेरी अगर होती तो कम से कम 2 लाख रुपए पर मंथ होती। कितनी? थोड़ा देखिए, मैं लिख दे रहा हूं, 2 लाख पर मंथ। सीनियर मैनेजर का मेरा डिजिग्नेशन होता मिनिमम। मेरे बैच के लड़के सारे प्रमोट हो गए, कोई ब्रांच मैनेजर है, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई चीफ मैनेजर है, कोई असिस्टेंट जनरल मैनेजर है। मेरे बैच के सारे लड़के अच्छी जगह पे हैं। और बैंक सिर्फ सैलरी नहीं देती है, बहुत सारे फैसिलिटीज देती है। आप लोगों को पता होगा, बैंक हाउसिंग रेंट देती है। कितना देती होगी? 10-5 हजार रुपये देती होगी लाखों में। हाँ जी, कोई बैंक वाले होंगे तो उनको पता होगा कि सीनियर मैनेजर के लेवल पे कितना मिलता होगा। कम से कम 25 से 30 हजार, 35 हजार। जी सर, राइट सर, बिल्कुल सही कहा। अगर आप बनारस जैसे शहर में हैं तो आपको 45,000, 40 से 45,000 के बीच में आपको मिलता है। कार खरीदने के लिए पैसा देती है, कार का पेट्रोल का पैसा देती है। कितना पेट्रोल का पैसा देती होगी? 2, 4, 10 लीटर का पैसा देती होगी। कितना? मिनिमम 100 लीटर पर मंथ। देखिए, आज मैं बैंक के बारे में बताने के लिए नहीं आया हूं। बैंक क्या क्या देती है, और एक बहुत अच्छी नौकरी, एक बहुत अच्छा कैरियर था। आज उसको छोड़ के मैं क्या कर रहा हूं? आरसीएम फारसीएम। कुछ लोग क्या बोलते हैं? कुल जानीला। हमके सब पता, मिलते हैं बाहर में। तो मैं क्या बताना चाहता हूं दोस्तों, बहुत सारे दोस्त भाई मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं भी आरसीएम किया। क्या हो गया? क्या हो गया? तो
मैं उनको जवाब देता हूँ मुस्कुरा के, सर आपने आरसीएम छोड़ दिया। अरे मैंने तो आरसीएम के लिए यूनियन बैंक की नौकरी छोड़ दिया। बड़ा बेवकूफ आदमी खड़ा है, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के आरसीएम फारसीम कर रहा है। हाँ जी, आप सब समझदार बोलिए थोड़ा, और मैं बेवकूफ? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। हमारे बाबूजी कहते थे कि साला इससे बड़ा उल्लू मैंने दुनिया में नहीं देखा। मेरी पत्नी से झगड़ा होता है, पता क्या बोलती है? तेरे से बड़ा उल्लू धरती पे कोई नहीं। मेरा ब्रांच मैनेजर कहता था उल्लू कहीं का। और जैसे ही मैं आरसीएम में आया और सारे के सारे लोग मेरे को क्या बोलने लग गए, मुझे गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि मेरे एक किताब में मैंने पढ़ी कि लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। लक्ष्मी किसके पास जाती है? ये कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूं, आप देख लो। आप कोई अगर ब्राह्मण है, कोई पूजा पाठ करते हैं तो बताएंगे आपको कि माँ सरस्वती की सवारी हंस है और लक्ष्मी किसके ऊपर बैठती है। कितने लोगों को पता है ये बात? मैं सही बोल रहा हूँ जी? ताली वाली तो बजाते नहीं यार आप लोग। तो जब भी मुझे कोई बोलता है उल्लू कहीं का, तो मुझे गुस्सा बड़ा खुश होता, मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी की सवारी उल्लू है दुनिया में। कृपया ध्यान दीजिए, आरसीएम के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले, पधारने वाले सभी महानुभावों का जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद हरिवंश कला केंद्र की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन किया जाता है। एक निवेदन आप सभी से है कि इसकी भार क्षमता को देखते हुए थोड़ा संख्या बल कम हो, आते जाते रहे लोग, बस इतनी सी बात है। पाठक जी इसको सुनिश्चित कर लीजिएगा। और हरिवंश कला केंद्र के कर्मचारियों का भाई थोड़ा पाठक जी को बोलिए कि उनको बता दीजिए कि सब सेटल है यहाँ। अब यहाँ कोई अंदर आने वाले पाठक सर थोड़ा उनको समझा दीजिए। क्या है ना कि मेरी फ्लो बिगड़ जाती है सर। तो मैं कहाँ था बॉस? लक्ष्मी की सवारी उल्लू। कभी सोचा है कि लक्ष्मी की सवारी उल्लू क्यों है? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। देखिए, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। उल्लू को कब दिखाई देता है? मैसेज है दोस्तों। हमारे पूर्वज बड़े समझदार थे। बहुत बड़ा मैसेज है। रात में किसी को दिखाई नहीं देता, किसको दिखता है? उल्लू को। यानी कि जिस काम को कर रहे हैं सारी दुनिया उसी के पीछे भाग रही है। लक्ष्मी वहां नहीं है। लक्ष्मी उस काम को करने में प्राप्त होगा जिसको दुनिया अभी समझ नहीं रही है। बात समझ में आ रही है सर? और यही कारण था कि मुझे आरसीएम बिजनेस समझ में आ गया। लोग कहते 6 महीने में नशा उतर जाए, अरे बहुत गैला मर्दवा, ऐसा कंपनी बहुत है, मिलते हैं, हर जगह मिलेंगे आपको। अभी बाहर निकलिए ना, शुरू हो जाएगी। बहुत लोग तो इंतजार कर रहे होंगे कि अच्छा मीटिंग में गया बेटा, आओ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसी तरह की मीटिंग में मुझे बुलाया गया। और बुलाया नहीं जाता है, पकड़ के लाया जाता है। पहली बार जितने भी लोग आते हैं ना, वो अपनी मर्जी से नहीं आते, वो पधारते नहीं है, उनको पधरवाया जाता है। वो स्वेच्छा से नहीं आते, वो किडनैप करके उनको लाया जाता है। तो आज यहाँ पे ऐसे कितने हमारे पीड़ित आत्मा है जो किडनैप हो गया है? हाथ खड़ा कर दीजिए। इधर नहीं, इधर पीड़ित आत्मा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी मर्जी से नहीं आए। हाँ, हाथ खड़ा करिए सर। देखिए कितने सारे बेचारे किडनैप हो गए हैं। और पता है आधे से ज्यादा हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किडनैपर बगल में बैठा है। अब करें तो क्या करें? आ तो गए हैं, चल भैया झेल लेते। ये सोनो, चिंता मत करिए, आपकी राशि मेरी राशि मिल रही है। ये जितने भी आगे की लाइन में है, जितने भी रॉयल्टी टेक्निकल, सब जबरदस्ती वाले प्रोडक्ट हैं।
आज तक कोई चल के मेरे पास नहीं आया कि सर हमको आरसीएम करना है। सबको पकड़ के हाथ पांव बांध के लाया जाता है। बात समझ रहे? हमें भी किडनैप करके मेरा भाई, सगा छोटा भाई लेके आया, और वो मीटिंग थी सुजीत कुमार सिंह, हमारे ग्रेट अपलाइन। एक बार जोरदार तालियों के लिए बजा दीजिए। थैंक यू। तो मैं भी आके बैठ के, मैं सबसे पीछे बैठा था। पीछे जो बैठते सब समझदार और होशियार लोग होते हैं। होशियार लोग पीछे क्यों बैठता है पता है? मौका मिलेगा निकलने। तो मैं भी सबसे पीछे बैठा था। सभी लोग तालियां बजा रहे थे, मैं हाथ बांध के बैठा था। मैं कहा यार सब बेवकूफ है। कारण क्या है दोस्तों कि इस तरह के काम को हम में से 99% लोग यही सोच करके, यही दिमाग में धारणा बैठी हुई है कि ये लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है। ये सब मेंबर बनाने का धंधा है, टोपी बनाने का धंधा है, बेवकूफ बनाने का धंधा है। मेरे दिमाग में भी कुछ इसी तरह की धारणा थी। मुझे भी लगता था कि यार ये सब जो है ना, ये वो लोग करते हैं जिनके पास कोई काम धाम, ये सब बेरोजगार लोग करते हैं, कम पढ़े लिखे लोग करते हैं। ये घर घर जाके साबुन सरफ बेचने का धंधा है। ये कंपनियां लूटती है, बढ़ के दामों में प्रोडक्ट बेचती है, और वही पैसा कुछ बचा के लोगों में बांटती है। बिल्कुल आप सही हैं, लेकिन जब मैं पहली बार आया और सुजीत कुमार सिंह जी को सुना, उनकी मीटिंग्स को मैंने बहुत ध्यान से सुना। मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं किसी भी काम को बड़े ध्यान से करता हूँ। नहीं सुनता तो बिल्कुल नहीं सुनता, सुनता हूँ तो ध्यान से सुनता हूँ। और ध्यान से सुनने का परिणाम रहा कि मुझे इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हुई। पहली बार में ज्यादा नहीं होता नॉलेज, लेकिन कहते ना कि पहली बार कुछ कुछ होता है। पहली बार, दूसरी बार बहुत कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है। तीसरी, चौथी, पांचवी बार, छठवीं बार जाते जाते धीरे 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 बात समझ में आने लगती है। और अगर आप 10, 20, 25 बार लगातार आ गए मीटिंग में, और अगर आप आज यहां से टारगेट लेके जाए कि मुझे कुछ नहीं करना, ये जो बंदा बता रहा है मुझे बस उसको फॉलो करना है, और मैं ज्यादा बात नहीं बताने आया हूं, 3-4 बातें बताऊंगा आपको। कितनी? थोड़ा जोर से बोलिए। बस 3 या 4 पॉइंट बताऊंगा, आपको रट्टा मार लेना है या मुझे यही करना है। अगर आपने मेरी बात मान ली, कितने साल? 5 साल। कितना साल? थोड़ा जोर से बोलिए। कितना साल? आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा। दुनिया की कोई भी ताकत चमत्कार होने से रोक नहीं पाएगी, लेकिन शर्त है कि लगातार 5 साल। कितना? बोलिए मेरे साथ। 5 साल। बोलिए मेरे साथ। इधर वाले बोलिए। लगातार 5 साल करना है आपको। कर सकते हैं? कर सकते हैं? यार आपको मर्डर करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्यों टेंशन है? कुछ लोग समझ रहे हैं यार पता नहीं क्या बता देंगे। गोली बंदूक चलाने की बात नहीं करेंगे भाई, किसी का नुकसान करने की बात नहीं करेंगे। आपको अपनी जिंदगी बनाने की बात कर रहे हैं। आपको 5 साल करना है। क्या करना है वो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो पहली बार मैं आया, सुजीत कुमार सिंह जी की मीटिंग को देखा, कुछ कुछ हुआ। एक बार मैं चाहूंगा फिर से सुजीत कुमार सिंह के लिए तालियां बजा दीजिए। थैंक यू। क्या हुआ? सुजीत कुमार सिंह को देखने के बाद कुछ कुछ हुआ। आरसीएम को देखने के बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुजीत कुमार सिंह जी को देखने के बाद कुछ कुछ हुआ। क्यों हुआ? कारण क्या था कि उस समय 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं, सुजीत कुमार जी की 1 महीने की इनकम 1,25,000 थी। उस समय मेरे ब्रांच मैनेजर की सैलरी 25,000 थी। और सुजीत कुमार जी की, थोड़ा जोर से बोलिए। भाई साहब, सुजीत कुमार जी की एज थी 22 साल और मेरे ब्रांच मैनेजर की एज थी 32 साल। ये आदमी 10 साल 12 साल नौकरी कर चुका था और तब ये पहुंचा था 25,000 पे। मेरी जो 10 साल हो गई थी और मैं था 15,956 रुपये। मास्टर डिग्री मैंने लिया, एमए किया सोशियोलॉजी से, आजमगढ़ नेशनल डिग्री कॉलेज है ना, हाँ जी, हाँ सिवली नेशनल कॉलेज, राइट। मैंने यहीं से मास्टर डिग्री किया। मोहम्मदाबाद में बैंक की जॉब करते थे और साथ में मैंने ग्रेजुएशन किया। वहाँ पे डिग्री कॉलेज है मोहम्मदाबाद में,
और मास्टर डिग्री मैंने किया आपके सिवली कॉलेज से। नौकरी करते हुए सिवली कॉलेज के लोग मुझे बुला के सम्मानित किया था और अपने लड़कों को बुला कि देखो एक बंदा बैंक की नौकरी करते हुए पढ़ाई करता है और पूरे अपने बैच में सबसे ज्यादा नंबर लेके आता है, और ये बंदा यूनिवर्सिटी का सेकंड टॉपर है, मेरे कॉलेज का है, और उन्होंने मेरे को लाके अपने स्टूडेंट के बीच में सम्मानित किया। ऑल इंडिया बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। 17 लाख बच्चे एग्जाम दिए थे पूरे हिंदुस्तान में, मात्र 150 लड़के चुने गए थे। रिटन टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, घर पे अपॉइंटमेंट लेटर आया, पिताजी ने हमारे सत्यनारायण स्वामी का कथा करवाया था। अच्छा, उनको पता होता कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो कथा कराते? हाँ जी, नहीं कराते। तो मैं क्या बताना चाहता हूं दोस्तों कि इतना कुछ करने के बाद 10 साल बैंक में चप्पल जूता घिसने के बाद 15,956 हमारा ब्रांच मैनेजर 25,000 की सैलरी पे, और एक लड़का 22 साल, मात्र 3 साल में आरसीएम से 1,25,000 पे पहुंच गए थे। शुरू में बात हजम नहीं हुई, लेकिन हमने उनको चेक किया कंपनी को, चेक किया सुजीत कुमार सिंह को, चेक किए प्रोडक्ट को, और सब कुछ चेक करने के बाद जब सेटिस्फेक्शन हुआ तब मैंने निर्णय लिया कि मुझे भी आरसीएम करना चाहिए। मैं शुरू हो गया। 2 साल मैंने नौकरी के साथ किया, पार्ट टाइम किया, 2 साल छुट्टी लेके किए, और 4 साल के बाद हमने यूनियन बैंक को टाटा रिजाइन कर दिया। मेरे पास रिजिग्नेशन लेटर है, मेरा पीएफ नंबर है, नोट कर लीजिए। अभी मैं देख रहा था इस हॉल के बाहर ही यूनियन बैंक, ये छोड़ती ही नहीं है यार मेरे को। एक गाना है ना, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हैं। अभी आप लोग बाहर निकलना, यूनियन बैंक सामने दिख रहा है। पीएफ नंबर 402-599 है, कोई भी मेरी जन्म कुंडली निकाल के देख सकता है। आज के दौर में, आज के जमाने में कोई आपके सामने झूठ बोल के बेवकूफ बना के चला जाए, और वो भी बिहार का आदमी, आजमगढ़ वालों को, ये मुमकिन है क्या? बड़ा जोर से बोलिए। और एक बार आपको बेवकूफ बना देगा, दोबारा तो नहीं आ सकता ना। लेकिन भगवान कसम, मैं आजमगढ़ आज 50वीं बार आ रहा हूं और 500 बार आऊंगा। हेलो, तब तक आऊंगा जब तक 500 कारें नहीं तोड़ेगी आरसीएम वालों की। समझ लेना भाई, अभी 10-20 खड़ी है यार, अभी ज्यादा नहीं है, टेंशन मत लो। लोग कहते हैं आरसीएम अब सब जुड़ गया, अब तो कुछ है ही नहीं है यहाँ। अरे अभी तो शुरू नहीं हुई है पार्टी, अभी मैं बात बताने वाला हूं आपको, बस धैर्य रख के सुनना मेरी बात को। तो सब कुछ चेक करने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मुझे क्या करना है, थोड़ा जोर से बोलिए। और एक बार शुरू हो गए तो मेरे अपलाइन का फोन नहीं आया कि डी कुमार आरसीएम कर रहे हो कि नहीं, प्लान दिखा रहे हो कि नहीं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हो कि नहीं, किसी अपलाइन का फोन नहीं है। मेरा छोटा भाई बस एक ही बार आया था मेरे पास, और एक बार मैं ज्वाइन कर लिया, उसके बाद दोबारा आया ही नहीं, आज तक नहीं आया, छोड़ दिया। रॉयल्टी नहीं बन पाया, रॉयल्टी तो छोड़ दीजिए, ओपनर बिगिनर नहीं बन पाया। प्रयास किया था, बन नहीं पाया। मेरे और सुजीत कुमार सिंह जी के बीच में 1500 लोग जुड़े हैं। मात्र एक व्यक्ति आज के डेट में मेरी नॉलेज में आरसीएम कर रहे हैं, और वो स्टार ब्रांड है जिस लेवल पे संतोष पाठक जी। जब ऊपर वाले सब बन जाते हैं, पहले जुड़ जाने वाले जब सब कामयाब हो जाते हैं, तो 1500 की 1500 हो जाने चाहिए थे। बताइए, होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए? तो इस तरह की जो भी भ्रांतियां आपके अंदर है कि जो पहले जुड़ जाता है ऊपर जुड़ जाता है, ये सब बकवास है। अमिताभ बच्चन की एक डायलॉग है, जहां मैं खड़ा होता हूं लाइन यस, खेल पूरा आरसीएम में वही वाला है। आप जिस दिन ताकत से खड़े हो जाओगे कि मुझे करना है, आपके पीछे लाइन लगनी शुरू होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है साथियों, कि हम में से ज्यादातर लोग खड़े नहीं हो पाते। आरसीएम बिजनेस में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हम खड़े नहीं होते, इसलिए बड़े नहीं होते। बड़े होने के लिए पहले क्या करना पड़ता है?
थोड़ा जोर से बोलिए। खड़ा होना पड़ेगा। तो कहां खड़ा होना पड़ेगा? आरसीएम। क्यों नहीं खड़े हो पाते? कारण क्या है साथियों? सबसे पहला कारण है विश्वास की कमी। विश्वास, बिलीफ सिस्टम। आज इंसान बहुत कमजोर हो गया है, भरोसा करता ही नहीं। आज पति को पत्नी पे भरोसा नहीं, पत्नी को पति पे भरोसा नहीं, पिता को पुत्र पे भरोसा नहीं, पुत्र को पिता पे भरोसा नहीं, माँ को बेटे पे भरोसा नहीं है, बेटे को माँ पे भरोसा नहीं है, टीचर को स्टूडेंट पे भरोसा नहीं है, स्टूडेंट को टीचर पे भरोसा नहीं है। बताइए मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ? सबसे जो ताकतवर शब्द है भरोसा, विश्वास। आज इंसान इतना कमजोर हो गया है कि वो विश्वास पर विश्वास नहीं करता। विश्वास तो बहुत दूर की चीज है। वो अपनी आंखों से देखता है, हाँ एक आदमी आया बैंक की नौकरी छोड़ के कर रहा है, हाँ बिल्कुल। प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जुड़ने से पहले, साबुन लगा के देखा, अरे बहुत अच्छा खुशबूदार साबुन है। प्रोडक्ट यूज किया, हेल्थ कार्ड यूज किया, चाय पी करके देखा, सब कुछ करके देखा, जुड़ गया। लेकिन जैसे ही 2-4 आदमी को बताते हैं और 4 आदमी मिलता कहते हैं इसका सब सामान घटिया है, छोड़ देते हैं लोग। पूछा भैया क्यों? सर आपके साबुन में झाग नहीं है। अच्छा जुड़ने से पहले झाग था, चेक किया था आपने? नहीं यार उस समय ठीक से चेक नहीं किए थे। 4 आदमी आके आपको मना कर देता है और आप उसकी बात को मान लेते हैं। क्यों भाई? आपको क्या लगता है हमें लोग मना नहीं किए होंगे? थोड़ा बोलिए यस नो। हमें लोगों ने मना नहीं किया। हमें नहीं कहा कि आपका सर्फ खराब है, साबुन खराब है, प्लान खराब है। ये संतोष पाठक जी को नहीं किया होगा, ये जितने टेक्निकल अचीवर चढ़े वो नहीं किया होगा। सबको लोग करते हैं भाई। ये भारत है, यहाँ सब बिहार, यूपी, बनारस, आजमगढ़ सब एक ही जैसे लोग हैं भाई। एक ही जैसे सोचते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, एक ही जैसे खाते पीते, सब एक है, कोई अंतर नहीं है बहुत ज्यादा, मैंने देखा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है विश्वास में कमी। कुछ लोग भरोसा कर लेते हैं और ज्यादातर लोग भरोसा नहीं करते। तो विश्वास क्या क्या करना है दोस्तों? पहले आपको ये चीज समझना है। विश्वास का एक छोटा सा पार्ट है कि पहला विश्वास आपको खुद पे करना पड़ेगा, खुद पर भरोसा। मैं देखता था कि बचपन में जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ जैसे कोई तबीयत खराब हो गई किसी की, हम में से भाई या बहन की, तो हमारे बाबूजी पड़ोस के जो हमारे पिताजी के समकक्ष थे उनसे जाकर पूछते थे कि का हो कौने डॉक्टर के यहाँ ले गए। तो मुझे लगता था कि वो कुछ उनको मेडिकल के एक्सपर्ट हैं, उनको नॉलेज होगा इसलिए पूछ रहे बाबूजी। लेकिन कमाल तब होती थी जब उनके घर में भी कोई बीमार पड़ता तो वो आके हमरे बाबूजी से पूछते का हो केकरे के यहाँ ले गए। ऐसा आप लोग देखा है गांव में होता है? तब मेरे को बात समझ में आ गई कि न मेरे बाबूजी में निर्णय लेने की क्षमता है और न पड़ोसी के, और ऐसे ही हमारे चारों तरफ लोग, चारों तरफ ऐसे ही लोग। जोर से मेरी बात से एग्री करते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करिए, एक बार हाथ खड़ा करके बताइए। बहुत अच्छे लोग हैं, तालियां बजा रही है, बहुत अच्छे लोग हैं, कमाल के लोग हैं यार। सुपर। जिंदगी में आज के बाद पीछे आपने क्या किया दफन कर दिया, पीछे क्या किया आपने दफन कर दीजिए। आज के बाद खुद पे भरोसा करिए। ठीक है एक बार हो सकता है गलत हो जाए निर्णय, 2 बार गलत हो जाए, बार-बार निर्णय गलत नहीं होगा। आरसीएम करने का निर्णय मेरा था भाई, मैंने निर्णय लिया था। मैंने अपनी पत्नी से नहीं पूछा कि हाँ ज्वाइन कर ले क्या, अपनी माताजी से नहीं पूछा, पिताजी से नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि सुजीत कुमार सिंह की मीटिंग में मैं गया था, डी कुमार गया था, मेरी पत्नी नहीं गई थी, मेरे माताजी नहीं गए थे, मेरे बाबूजी नहीं गए थे, मेरा बैंक का मैनेजर नहीं गया था। उस मीटिंग को अटेंड करने वाला शख्स मैं था। हेलो, आज इस मीटिंग को अटेंड करने वाले आप हैं, आपके घर वाले लोग नहीं आए। तो फिर वो निर्णय कैसे लेंगे? कैसे, किस आधार पर निर्णय लेंगे? वो कभी निर्णय सही ले ही नहीं सकते। निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा।
आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। आप अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं, आप अपने कान से सुन रहे हैं, तो फिर पत्नी से क्यों पूछते हैं जी? हाजी, क्यों? खुद पे भरोसा हमसे ज्यादा भरोसा किस पे है? मैं इंडिवर गाड़ी लिया, फोर्ड इंडिवर, बड़ी गाड़ी है। टेस्ट ड्राइव लिया था तो मेरी पत्नी भी बैठी थी साथ में। तो शोरूम से जिस दिन लाने का डेट आया तो रात में मेरी पत्नी बड़ी प्यार से सलाह देती है, तो ये जी बहुत बड़ी गाड़ी है, आपसे चलेगा? तो मैं सोचा कि देखे कहाँ तक ये जाती है। मैं कहा हाँ यार, हमको भी लग रहा है, पता नहीं चलेगा कि नहीं। दिनेश है ना, दिनेश पाल एक लड़का है, आरसीएम करता है, वो इमरजेंसी में हमारी गाड़ी चलाता है। बोले दिनेश को बुला लीजिए। तो मैंने दिनेश को फोन किया, दिनेश पाल नाम है। मैंने कहा दिनेश, बड़ी गाड़ी चलाए हो? बोला सर बड़ी गाड़ी तो चला ही लेते हैं। मैंने कहा कौन सी गाड़ी चलाए हो? बोला सर क्रेटा फ्रेटा सब चला लेते हैं। मैंने कहा फॉर्च्यूनर कभी चलाया है? कहा सर फॉर्च्यूनर तो कभी नहीं चलाया है। हमने कहा मेरा फोर्ड इंडिवर चला लेगा? कहा सर चला लेंगे, चलाए नहीं है तो क्या हुआ, सिस्टम तो सब वही में रहता है सर। तब मैंने अपनी वाइफ को बोला कि अच्छा ये बताओ दिनेश सही रहेगा कि हम सही रहेंगे? वो भी तो नहीं चलाया है कभी। कहता है जी आप मत चलाइए, दिनेश को बुला लीजिए। मेरे को बड़ा गुस्सा है। मैंने कहा तुमको हमसे ज्यादा भरोसा दिनेश को? दिनेश अभी स्पीकर पे लेके बताया ना कि मैंने जीवन में कभी नहीं चलाया। तो मेरा बेटा था, कहता नहीं पापा मुझे आप पर भरोसा है। मैंने कहा बेटा को तो भरोसा है। मैंने कहा साला दिनेश गाड़ी निकाला और अगर गलती से ठुक गया, जिंदगी भर हमको पश्चाताप होगा कि मैं क्यों नहीं चलाया था। और अगर मेरे से ठुक जाएगा गाड़ी तो पश्चाताप नहीं होगा। अरे मेरी गाड़ी ठोक दी, क्या फर्क पड़ता है? मैंने ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा था, कुछ साथी हैं इंडिवर में निकाला था शोरूम से। शोरूम वाले घबरा रहे थे कि उनके हाथ तो फूले थे, अरे सर जल्दी गाड़ी लेके बाहर निकालो, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि गाड़ी कहीं ठोक न दे। मेरे दोस्त, जिस दिन खुद पे भरोसा कर लोगे ना, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाओगे। और दूसरों पे भरोसा करोगे ना, जिंदगी भर धक्के खाओगे। जिंदगी भर, जोर से बोलो, सब धक्के मारेंगे। घर वाले, बाहर वाले, बाबूजी कहेंगे साला निकम्मा है, कुछ नहीं करता। बेटा आपका कहेगा मेरा बाप निकम्मा है। आपकी पत्नी भी ताना सुनाएगी। बात समझ में आ रही है? जिंदगी में सबसे बड़ा भरोसा किस पे करना है? ऐसे मुट्ठी बांध के बोलिए, किस पे करना है? थोड़ा जोर से बोलिए, खुद पे। खुद पे भरोसा करोगे ताकतवर बन जाओगे, दूसरों पे भरोसा करोगे अपाहिज बन जाओगे। आरसी में 99% लोग कोई मिल ही नहीं रहा है, क्या करें सर, इतने दिन से लगभग सुनता नहीं। 99% लोग दूसरों के भरोसे आरसीएम करने का निर्णय लेते हैं, और यही कारण है कि वो फेल हो जाते हैं। एग्री करते हैं मेरी बात? कितने लोग हाथ खड़ा करके बताओ तो। बहुत अच्छे लोग सर, आ जाओ, बड़वाले कमाल के लोग हैं, तालियां बजा दो सर, दमदार। खुद पे भरोसा करेंगे क्या बन जाएंगे? स्टार रूबी। बोलिए मेरे साथ, खुद पे भरोसा करेंगे, खुद पे भरोसा करेंगे और दूसरों पे भरोसा करोगे अपाहिज बन जाएंगे। आज तक देखा किसी बैसाखी के सहारे 100 मीटर का रेस करके कोई गोल्ड मेडल जीत गया हो? सुना है तो बता दीजिए। नहीं जीत सकते। जब तक आपका दोनों पैर स्ट्रांग नहीं रहेगा, आप नहीं जीत सकते बैसाखी के सहारे। ये दूसरों पे जो इंसान भरोसा करता है वो सबसे कमजोर इंसान होता है। तो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है भरोसा खुद पे करिए। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं बार बार डिस्कस करता हूँ कि जब मैंने बैंक की तैयारी शुरू करी, परीक्षा देना शुरू किया, परीक्षा के पहले
10 महीना पहले मैंने निर्णय लिया कि मुझे बीएससी पार्ट 1 का स्टूडेंट एग्जाम था मैंने छोड़ दिया और मैंने निर्णय किया कि मुझे बैंक का एग्जाम की तैयारी करनी है। मेरा एक दोस्त था मुन्ना मेरे को बार बार कहता कि तू जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। मैंने कहा क्यों? बोला यार ग्रेजुएशन कर लेना, देते रहना, परीक्षा की तैयारी करते रहना। मैंने कहा कि नहीं यार, मुझे जॉब चाहिए। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मेरा नंबर 4था था, 3 बड़े भाई पढ़ रहे थे, बहन पढ़ रही थी, बाबूजी के पास आएगा कोई स्रोत नहीं था, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे हम। मुझे दिखाई दे रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी नौकरी लेनी, लेकिन मेरा दोस्त मुन्ना रोज मेरे को हतोत्साहित करता, मेरा रूममेट था, बार बार एक ही चीज बोलता कि भैया ये 150 लड़के हैं, 17 लाख इसमें परीक्षार्थी है, वैकेंसी है 150, कैसे हो जाएगा तुम्हारा? 5-5 साल, 6-6 साल, 8-8 साल से लोग तैयारी करते हैं, उनका नहीं होता, तुम तो पहली बार परीक्षा देने जा रहे हो। मैंने मुन्ना से कहा कि यार देख कितने लोग परीक्षा दे रहे हैं, मेरे को उससे मतलब नहीं है, वैकेंसी कितनी है उससे भी मुझे मतलब नहीं है। अरे 150 वैकेंसी है यार, मुझे तो एक चाहिए ना। हाँ जी, अब 150 वैकेंसी हो, चाहे 1,500 हो, चाहे 1.5 लाख वैकेंसी, उससे क्या मतलब यार? नौकरी तो आपको एक ही मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि 1.5 लाख वैकेंसी होगी तो आप 4 पोस्ट पकड़ लोगे। तो मुन्ना ने कहा कि बेटा 17 लाख लड़के हैं। मैंने कहा 17 लाख लड़के हैं ना, डी कुमार तो उसमें अकेला ही है ना। मैं तो अकेला हूं यार, मेरा कंपटीशन 17 लाख से नहीं है, मेरे कंपटीशन खुद से। मैंने पढ़ाई शुरू किया, पूरी रात कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़ने लगे, खाना नहीं खाते थे कि नींद आएगी। मुन्ना खूब सोता, खराटे मार मार के, जब भी उठता मेरे को पढ़ता हुआ देखता और बार बार यही कहता कि अगर सिलेक्शन हो गया तो गट्टा काट देंगे। क्या बोलता? ये आपको बिहार में गट्टा बोलता। मैंने मुन्ना से बोला, मुन्ना तेरा गट्टा भगवान भी नहीं बचा सकता, अगर तू मर्द है तो काट के दिखाना। तो उसने बोला कि तू भी मर्द है तो सेलेक्ट होके दिखाना। दिन रात पढ़ाई किए, 10 महीना भूल गए कि धरती पे मैं हूं। इतना मेहनत किए, इतना पढ़ाई किए, पहली बार रिटन परीक्षा दे के आए। मुन्ना ने पूछा कैसा हुआ परीक्षा? मैंने कहा बेटा तू गट्टा काटने के लिए तैयार हो? बोला हो जाएगा सिलेक्शन। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। बोला तुमको इतना भरोसा है, चल मिठाई खिला। होटल में ले गए, रसगुल्ला मुंह में लेते हुए पूछ रहा है सच में हो जाएगा? मैंने कहा अबे मिठाई खिला रहा हूं। मिठाई खा लिया, उसके बावजूद कह रहा है अरे तेरा नहीं होने वाला, पागल है क्या? जब रिटेन का रिजल्ट आया, पूछा रोल नंबर, मैंने बताया, बोला ये तो सचमुच हो गया रे, इंटरव्यू में छट जाओगे। और जब इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन हुआ तो उस मुन्ना ने कहा इसका किस्मत बड़ा अच्छा है। क्या बोला? जोर से बोलिए। अच्छा किस्मत अच्छा था कि निर्णय अच्छा था? जोर से बोलिए। अरे ज्यादातर लोग किस्मत के भरोसे बैठे हैं भाई, ज्यादातर दूसरों के भरोसे बैठे हैं भाई, सरकार के भरोसे बैठे हैं भाई। मोदी जी ने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया, नौकरी वोकरी मिलना जुलना। अरे क्यों नौकरी के पीछे पागल? उन्होंने बोला 75 साल देश की आजादी के स्वर्ण जयंती मना रही है और हमारा देश का युवा हाथ ऐसे भीख मांग रहे हैं, नौकरी दे रहे, ये पढ़ लिख के क्या करेंगे? अरे भाई नौकरी है ही नहीं, कहां से सरकार देगी? सब काम मशीन कर रहा है, आदमी के लिए कोई काम ही नहीं बचा, कैसे नौकरी मिलेगी? अरे जिनकी नौकरी है वो रिटायर कर जाएंगे क्या? कि जितने मास्टर लोग हैं सब समझदार हैं, इनको पता है कि हम रिटायर करने वाले, क्योंकि बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे भाई। टीचर पढ़ाएगी किसको? आज बड़े बड़े स्कूल देखिए ना, खाली है, सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे क्लासेस चल रहे हैं। बताइए चल रहे कि नहीं चल रहे? तो भविष्य को पहचानिए, आज आरसीएम बिजनेस स्टार्ट करिए, खुद पे भरोसा करके। यस, जब इतने सारे लोग बन सकते हैं, संतोष पाठक बन सकते हैं, डी कुमार बन सकता है, इतने रॉयल्टी, इतने टेक्निकल बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? हेलो, कर सकते हैं? ऐसे हाथ दिखा के बोलिए कर सकते हैं, थोड़ा बोलते हुए बोलिए कर सकते हैं, खुद पे भरोसा कर सकते हैं। आवाज पड़ोसी वाला पड़ोसी का तो बोल ही नहीं रहा।
दुनिया बर्बाद है। पड़ोसी को मत देखना मेरे दोस्त, भरोसा खुद पे करना, शक्तिशाली बन जाओगे, ताकतवर बन जाओगे और दूसरों पे भरोसा करोगे, कमजोर हो जाओगे। आज हमारे हिंदुस्तान में खुद पे भरोसा करने वाले लोग इतने कम है कि मैं क्या बताऊं, न के बराबर है। और जो खुद पे भरोसा कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो दूसरों पे भरोसा करते हैं आज वो रुके हुए हैं। उनकी जिंदगी में सफलता नहीं है, कामयाबी नहीं है, वो परेशान है, दुखी आत्मा है। तो भरोसा करना सीखिए। आज इस मीटिंग से निर्णय लेके जाइए, अगर आरसीएम करना है तो खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। ईश्वर ने हमें कितने टांग दिए, और जो नहीं बोल रहे, ये नहीं बोलने वाले बड़े खतरनाक होते हैं और मुझे बड़ा डर लगता है। भगवान ने कितने दिए? कंफर्म? कुछ लोग को डाउट है, कुछ लोग देख रहे हैं कि 2 ही है कि 4 है। अरे ईश्वर ने आपको 2 ही टांग दिए गुरुजी, इसलिए आज इस हॉल में बैठे हो आप। यहाँ 4 टांग वाला आ ही नहीं सकता, बाहर बहुत सारे पहरेदार लगे। चिंता मत करो, घुसने नहीं देंगे यार। तो सब कितने हैं? कल्पना करो, जरा सोचो गहराई से कि अगर आपको भगवान 2 और दे देते। अभी कितने हैं? और 2 और दे देते। मैं जिसको भी आरसीएम बताता हूं और सामने वाला सुनने के बाद कहता है हमसे नहीं होगा, तो मेरे कानों में आवाज आती है मैं समझ जाता हूँ यहां से निकल बेटा, गलत जगह बैठ गया। हाँ, अरे बहुत समझदार आदमी। अरे ईश्वर ने आपको कितने दिए? आरसीएम 4 टांग वाले नहीं करते भाई, 2 ही टांग वाले करते हैं। तो हम एक चमत्कार है, बोलिए हम एक, सब लोग बोलिए हम एक चमत्कार है, हम एक चमत्कार है, हम एक चमत्कार है, और आरसीएम भी चमत्कार है। जोर से बोलिए आरसीएम भी चमत्कार है। और जब ये 2 चमत्कार मिल जाए तो फिर जिंदगी में चमत्कार ही चमत्कार है, चमत्कार ही। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को क्या मानते हैं? हम तो बेकार है। क्या मानते हैं? और आरसीएम उससे भी बेकार है। तो 2 बेकार मिल जाए तो चारों तरफ बेकार ही बेकार है। समस्या यही पे है दोस्तों, खुद को चमत्कार मानेंगे, दुनिया आपको चमत्कार मानेगी, और खुद को बेकार मानेंगे, दुनिया आपको किसी लायक नहीं मानेगी, एकदम बेकार मानेगी। एक किताब है सोचिए और अमीर बनिए की, नेपोलियन हिल लिखते हैं कि दुनिया हमें उसी निगाह से देखती है जिस निगाह से हम अपने आप को देखते हैं। सचिन ने खुद को सचिन माना, दुनिया ने क्या बना दिया? क्या बना दिया? क्रिकेट का देवता बना दिया। मोदी ने खुद को मोदी माना, दुनिया ने क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। भैया संजोग से कोई नहीं बनता यार। धोनी ने खुद को धोनी माना, दुनिया ने क्या बना दिया? शाहरुख खान का इंटरव्यू में देख रहा था, उनसे पूछा गया कि शाहरुख खान जी 10 साल पहले भी आप ऐसे ही थे, 10 साल बाद भी आप नंबर 1 है, क्या है आपके अंदर? कौन सा गुण है आपके अंदर? कौन सी क्वालिटी है? कौन सी चक्की का आटा खाते हो शाहरुख जी कि 10 साल पहले भी आप नंबर 1 थे, आज भी नंबर 1 हो? शाहरुख खान ने कहा कि उस खुदा ने जिस सांचे में मुझे ढाला था, सांचा तोड़ दिया। मैसेज क्या था? शाहरुख खान ने कहा कि दूसरा शाहरुख खान न था, न है, न होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा बताइए, शाहरुख खान को जिस खुदा ने सांचे में ढाला, वो सांचा तोड़ दिया, तो क्या हम सबको खुदा ने एक ही सांचे में ढाला? जोर से बोलिए। अरे सबकी खुदा ने सांचे में ढाला सांचा। सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है, आंखों का रेटिना अलग है, बाल की क्वालिटी अलग है, हाथों का स्किन अलग है, हमारी हर व्यक्ति की आइडेंटिटी अलग है। हम सबको खुदा ने अलग अलग सांचे में ढाला है। शाहरुख खान ये बात जान गया, शाहरुख खान बन गया, हम सब नहीं जान पाए, झंडू बाम बन गए।
बात समझ में आ रही है? मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस बात को जिसने समझ जाओगे ना, 12 साल मैंने भी बैंक में नौकरी की, मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन आरसीएम में मेरे सीनियर अप्लाई मेरे को बताया, डी कुमार तू पानी में आग लगा सकता है। हाँ, पानी में आग लगा सकता है, लगाई तो रहे। आज उसीलिए तो आए। बात समझ में आ रही है? जोर से बोलिए। अरे ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है, सब कुछ मेरे हाथ में है। एक बार एक स्वामी विवेकानंद के पास 2 शरारती बच्चे गए। ये प्लान करके गए कि स्वामी विवेकानंद जी भूत भविष्य सब बता देते थे। तो उन दोनों शरारती बच्चों ने प्लान किया कि स्वामी जी को झूठा साबित करना है। सारे गांव के लोगों को बुलाया। पहले उन लोगों ने एक प्लान किया, एक गौरैया का बच्चा हाथ में लिया और उसको छुपा लिया, और प्लानिंग था कि स्वामी जी से पूछेंगे कि बताओ स्वामी जी मेरे हाथ में क्या है। स्वामी जी बता देंगे गौरैया का बच्चा है। तो फिर पूछेंगे बताओ जिंदा है कि मुर्दा। स्वामी जी बोलेंगे जिंदा, धीरे से दबा देंगे तो मुर्दा। और स्वामी जी ने कहा कि अगर मुर्दा है तो गौरैया के बच्चे को सामने रख देंगे, तो जिंदा है। स्वामी जी आप तो झूठे। सारे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और बोला वो स्वामी जो है ना वो 1 नंबर का झूठा है, हम साबित करेंगे। सारे गांव के लोगों को इकट्ठा किया, स्वामी जी के पास पहुंच गए। स्वामी जी त्रिकालदर्शी थे, वो भाप गए कि दोनों शरारती बच्चों का मोटिव क्या है। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। उन दोनों बच्चों ने हाथ पीछे किया और बोला बताओ स्वामी जी मेरे हाथ में क्या है। स्वामी जी ने मुस्कुराया और बोला बच्चा तेरे हाथ में गौरैया है, गौरैया का बच्चा है। फिर पूछा कि बताओ जिंदा है या मुर्दा। स्वामी जी ने मुस्कुराया और बोला कि बच्चा एक गौरैया का बच्चे का जीवन तेरे हाथ में है, तुम चाहोगे तो ये जीवित रहेगा, तुम चाहोगे तो। दोस्तों ये जिंदगी भी आपकी है, आप चाहोगे तो आरसीएम में स्टार रूबी सफायर बन जाओगे, और आप चाहोगे कुछ नहीं, सब बेकार की बातें करते हैं यार। अरे सब मोटिवेशन, अरे सब दिमाग घुमा देते हैं। बाहर निकल के बहुत लोग बोलेंगे, मुझे पता है। बात समझ में आ रही है? तो आज से खुद पे भरोसा कर सकते हैं? कितने लोग हाथ खड़ा करके? वाह ग्रेट सर, एक बार तालियां बजा दीजिए। सुपर, बहुत बढ़िया। दूसरा भरोसा करिए भगवान पे। भगवान, देखिए मैं भगवान को पहले नहीं मानता था, लेकिन आरसीएम में आने के बाद मैं ईश्वर की शक्ति को महसूस करने लगा। वो जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा कुछ होने वाला नहीं है। आज इस हॉल के अंदर आप ही लोग क्यों आए भैया? बहुत लोग बाहर रह गए, बहुत लोगों को बुलाया गया, बहुत लोगों को ठंड लग गई, बहुत लोग की गाड़ी की टायर पंचर हो गई, बहुत लोग बेचारे आते आते रह गए। यस और नो? यस। गहराई से सोचिए कि आज इस हॉल में आप ही क्यों आगे बैठ गए, क्या कारण है? ईश्वर चाहता है। पर ताली बजा दीजिए। ईश्वर, थोड़ा जोर से बोलिए, ईश्वर क्या चाहता है? आपको स्टार रूबी बनाना है ईश्वर का। इसलिए आप सही समय पे घर से निकले, आपके पड़ोस रिश्तेदार में सब कुछ ठीक ठाक है, इसलिए आज यहाँ पहुंच गए। इस कड़ाके की ठंड में जिससे भी बात करो कह रहे हमारी दादी लुढ़क गई, कोई कह रहा हमारा दादा लुढ़क गए। भाई ठंडी है, बहुत सारे लोग बीमार हैं, लेकिन आप यहाँ सही सलामत पहुंच गए। कहीं ना कहीं ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी। तो आप सब लोग हिलडुल के आए, कैसे ही आ गए? थोड़ा जोर से बोलिए, क्यों आ गए? ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर चाहता है कि आप इस अभियान से जुड़े, इस अभियान को समझें, इस अभियान में शामिल हो।
इसीलिए आज आपको यहाँ पे ईश्वर ने भेजा है। तो ईश्वर को मानिए। हम लोग क्या करते हैं कि जब कुछ अच्छा होता है तो मानते हैं, कार खरीदेंगे तो जाके पूजा करेंगे, लेकिन कुछ बुरा होता है तो क्या बोलते हैं, अरे यार भगवान भगवान नहीं होता है, मेरा ऊपर वाला सुनता ही नहीं। तो हम अपने हिसाब से हर चीज को डिफाइन करते हैं और यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी हार का कारण बनता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ईश्वर है इस धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, ईश्वरीय शक्ति है। उस ईश्वरीय शक्ति को महसूस करिए। आप खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, राम को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, आज जाइए, स्नान ध्यान करिए, कल सुबह उठ के भगवान को याद कीजिए, प्रभु को याद कीजिए और भगवान को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तूने मुझे 2026 के शुरुआती महीने में मुझे आरसीएम समझा दिया, अब अगले 5 साल में मैं भी स्टार रूबी बन के दिखाऊंगा। और ये काम हर दिन करिए, हर सुबह उठ के करिए। मैं करता हूं, आज भी मैं यहाँ आया हूं, ईश्वर को याद करके आया हूं, उस प्रभु को याद करके आया हूं। आप करके देखिए, इतने शक्तिशाली हो जाएंगे ना कि आपके अंदर पॉजिटिविटी भर जाएगी। आप चलेंगे ना तो आपकी चाल बदल जाएगी। अभी बता रहे थे ना संतोष जी की डी कुमार सर की हर चीज की मैं कॉपी करता हूं। मैं पहले ऐसा नहीं था भाई, आप ही के जैसे बैठता था, मैं भी सोचता था कि ये कर ले जाएंगे, हमसे थोड़ी हो पाएगा। लेकिन हमने इन कामों को करना शुरू किया और मेरे में इतना परिवर्तन आया दोस्तों कि आज जो हमारे पुराने साथी हैं मोहम्मदाबाद वाले, ये पूछे यादव जी बताएंगे आपको। आपने तो मेरे को देखा है, थोड़ा आइए ऊपर, एक बार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। आपके सामने खड़ा है, ये जो बातें बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल करके मैं बता रहा हूं, ये कोई प्रवचन नहीं है, स्ववचन है। सर आपने मुझे देखा नहीं पहले, अच्छा उस समय और आज में क्या अंतर? बहुत बहुत अंतर है। परसेंट में तो कहा जाएगा तो आप तो बहुत हाई क्लास के हैं। पहले थे? नहीं, पहले नहीं थे। इनको मैंने रिश्वत देकर नहीं बुलाया भाई, क्या ऐसा ऐसा बोल देना। इन्होंने मेरे को देखा है, उस धर्मेंद्र कुमार को देखा है और आज इस स्टार रूबी को भी देख रहे हैं। आप जिस दिन अपने आप को रूपांतरित करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये अभियान आपको बहुत आसान है। देखिए ये आरसीएम मुश्किल नहीं है। लोग कहते हैं हम करके छोड़ दिए, अरे कुछ नहीं है, बेकार है। वो सही बोल रहा है, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बेकार क्यों हो गया? उसी आरसीएम से बहुत सारे लोग आज अपनी जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बना रहे हैं। आरसीएम बेकार नहीं है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को बदल, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, रूपांतरित नहीं कर पाते, अपने आप को तैयार नहीं कर पाते। अंग्रेजी का एक कोटेशन है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आप पहले अपने आप को डिजर्व बनाइए, योग्य बनाइए, पात्रता विकसित कीजिए। जिस दिन आप पात्र हो जाएंगे, उपलब्धि झक मार के आपके पास आएगी। आना पड़ेगा उपलब्धि को। प्रॉब्लम क्या है कि हम सब उपलब्धि चाहते हैं, अचीवमेंट चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम अपने आप को पात्र नहीं बनाना चाहते, हम पेन नहीं लेना चाहते, और यही हमारी विफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो साथियों, उस परम शक्ति को महसूस कीजिए और तीसरा भरोसा करिए आरसीएम के ऊपर। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तालियां बजा दीजिए, थोड़ा जम के बजा दीजिए। आरसीएम की बात आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। आज बहुत सारे लोग कहते हैं सर ऐसी कंपनियां मार्केट में बहुत हैं, बहुत आई, बहुत गई। दोस्तों, जब तक लता मंगेशकर जीवित थी, आपने सारे सिंगर्स के डुप्लीकेट सुने होंगे, किशोर कुमार जी के डुप्लीकेट सुने होंगे, मोहम्मद रफी के डुप्लीकेट का नाम सुने होंगे। बिपिन सचदेवा मोहम्मद रफी के डुप्लीकेट हैं, किशोर कुमार जी के डुप्लीकेट अमित कुमार हैं, कुमार सानू हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके डुप्लीकेट करते थे। लेकिन लता मंगेशकर का कोई डुप्लीकेट पैदा नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ? क्या कारण? लता यूनिक थी। लता जी आखिरी गाना जो गाई है मरते समय ना, वो भी यूनिक है। वो बना के नहीं गाती थी, वो पैदा ही हुई थी वैसा। तो ये आरसीएम जो है ना, इसके जैसा न कोई था न कोई है न कोई होगा। ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं आरसीएम करता हूं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास प्रमाण है और मैं हमेशा प्रमाण के साथ बात करता हूं। आप बताइए, आरसीएम 1 रुपए की शैंपू है, 1 रुपए की शैंपू है? कितने लोगों को पता है ये बात? हाथ खड़ा करके बताइए। देखिए इतने सारे लोग बता रहे हैं, इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि 1 रुपए की शैंपू है। अब आइए, बाजार में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, किसी एक कंपनी का नाम कोई बता दीजिए जिसमें 1 रुपए का किसी के पास प्रोडक्ट हो। हाँ जी, हमारे यहाँ 10 रुपए की साबुन आती है, कितने लोगों को पता है 10 रुपए की साबुन? 9 रुपए की आती है, मैं 1 रुपए बढ़ा के बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान की किसी कंपनी में नाम बता दीजिए जिसके पास 10 रुपए का साबुन हो। 8 रुपए की भी है, 8 रुपए की। देखिए मैं बढ़ा के बोल रहा हूँ, ये लोग गुस्से होते हुए आ रहे हैं, सर 8 रुपए बोलो ना। भाई साहब, हिंदुस्तान की जितनी भी कंपनी का आप नाम लेते हैं ना, मेरे को बता दीजिए सबसे सस्ती साबुन जो मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग में बिक रही है वो 45 रुपए की आती है, सबसे सस्ती वाली। हमारे यहाँ 10 रुपए की साबुन है। अरे ठीक है यार, ये कौन? अच्छा, 8 वाले को 10 बताए, वो नहीं बोले। चलो ठीक है, एक बार भाई के लिए ताली बजा दो, बढ़िया। ये भाई लोग हैं यहाँ, सुन रहे हैं मेरी बात को, चलो अच्छी बात है। 8 रुपए वाले का 10 रुपए बताया ना, ये भाई लोग देखो डांट रहे थे मेरे को, सर 8 रुपए का है। हाँ, वो बात अलग है कि एक बोल रहे थे तो ये चुप से वो बढ़ गई होगी प्राइस, मुझे नहीं पता, लेकिन 1 रुपए की आती थी। यस और नो? देखो हम झूठ बोल के कहा जाएंगे यार। और 1 रुपए का साबुन, 1 रुपए का शैंपू, आप 10 रुपए का साबुन खरीद लोगे तो मेरा क्या बन जाएगा और आपका क्या बिगड़ जाएगा? बात को समझना है, गहराई को समझना है। मैं मैसेज क्या देना चाहता हूं कि हमारी कंपनी का टक्कर कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी कंपनी का जो नारा है, आरसीएम का उद्देश्य है, वो पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य क्रांति। एक बार तालियां बजा दीजिए, स्वास्थ्य क्रांति। स्वास्थ्य क्रांति पहला उद्देश्य। कितनी कंपनी भारत में स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर काम कर रही है? अजी जरा सोचिए, हमारी कंपनी के मालिक आदरणीय श्री तिलोक जी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू। आज हम एक मोबाइल खरीदते हैं तो सबसे पहले मोबाइल की दुकान पे बोलते हैं भैया इसमें स्क्रीन गार्ड लगाओ। बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्यों बोलते? हाँ जी। अच्छा, मोबाइल के स्क्रीन गार्ड नहीं लगेगा तो क्या होगा? क्रैक हो जाएगा, गिर सकता है, टूट सकता है। अच्छा, टूट जाएगा तब क्या होगा? दूसरी लग जाएगी, दूसरी भी टूट गई तो तीसरी लग जाएगी। लेकिन कभी सोचा है कि अगर लीवर डैमेज हो गया तो, किडनी खराब हो गया तो, हार्ट फेल हो तो कितनी हार्ट अटैक से मौत हो रही है? मैं कुछ बनावटी बात कर रहा हूं कि सही बात कर रहा हूं? हमें फिक्र किस चीज की करनी चाहिए? हार्ट की, लीवर की, किडनी की। लेकिन हमें चिंता किस बात की है? मोटरसाइकिल खरीदेंगे तो पता लगाएंगे कि यार तेल बढ़िया कहाँ मिलता है। 10 किलोमीटर की दूरी पे कोई बताएगा कि एक पंप नया खुला है, वहां पे तेल बढ़िया मिलता है, तो हम पेट्रोल लेने कहाँ जाते हैं? क्यों? उसके इंजन की चिंता करते हैं। और अपने इंजन की चिंता करनी चाहिए किसकी?
मैं आपको छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। मेरी कार लड़ गई, रीड से गाड़ी थी मेरी, और रोड पे लड़ गई, सॉरी ब्रेजा, हाईवे पे 110 की स्पीड पे डिवाइडर से टकराई, 3 चक्के टूट गए, गाड़ी तहस नहस हो गई। मैं घर आया और वाइफ को जब बताया तो मेरी वाइफ बोलती कितना पैसा लगेगा? मैंने कहा 1.5 लाख रुपया लगेगा। 1.5 लाख लगेगा, कितना पैसा नुकसान कर देते। क्या बोली? कितना नुकसान कर देते। मैंने कहा तुमको पैसे की इतनी फिक्र है? अरे एक बार भी पूछी कि गाड़ी लड़ गई, 3 चक्के टूट गए, आपको तो कुछ नहीं हुआ? कहते हाँ जी आपको तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा अरे डी कुमार सही सलामत है, पता नहीं कितनी 1.5 लाख कितनी 1.5 करोड़ खड़ा कर देगा। गाड़ी कितनी चिंता है, कार कितनी चिंता है, पहिए कितनी चिंता है, खरोच आ जाती है, लोग बच्चे को थप्पड़ मारते हैं। आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि एक बाप ने कार खरीद कर लाया और बच्चे ने रात में पता नहीं कैसे खरोच कर दिया, उसको इतना कस के मारा कि बच्चा मर गया। देखा था कि नहीं देखा था? ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे। हाँ कहानी भी है। अरे कार दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, लेकिन वो बच्चा आएगा दूसरा। लेकिन इंसान इतना अंधा हो गया है ना कि सही क्या है गलत क्या है, कहां उसे जोर लगाना चाहिए, कहां उसे समझौता करनी चाहिए। अरे जहां समझौता करनी चाहिए वहां हम जोर लगा रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा जोर लगाना है स्वास्थ्य पे। आज आरसीएम के राइस ब्रान ऑयल हमारे पास दुनिया की नंबर 1 तेल शायद यहां पे नहीं है। मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगवाए थे सैंपल के लिए। अभी देखिए डायबिटीज का हमारे पास कमाल का प्रोडक्ट आया है, मधु संयम रस। एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार। आज पूरे हिंदुस्तान में डायबिटीज महामारी का रूप ले चुका है। कोई ऐसा घर नहीं है जहां आपको डायबिटिक नहीं मिल पाए। हर घर में डायबिटिक है, कोई प्री डायबिटिक है, किसी को डायबिटिक हो चुका है, डायबिटीज हो चुका है, आप ले जाइए उनको दीजिए मधु संयम रस। इसमें क्या क्या मिला है? एलोवेरा, आंवला, गुड़मार, गिलोय, करेला, जामुन, मेथी, तुलसी और भी इसमें 32 जड़ी बूटी मिले हुए। तालियां बजाओ सर इसके लिए। मेरी खुद की बहन 350 से नीचे आता ही नहीं था, 2 टैबलेट खा रही थी। डॉक्टर कई बार बोलता था इंसुलिन चढ़ाना पड़ेगा। मैंने उनको ये दिया, अभी उनका 122 था, कल मेरी बात हो रही थी 122। डबल टैबलेट से सिंगल टैबलेट पे आ गई है, बहुत जल्द वो भी छूट जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ। अंग्रेजी दवा के खा खा के लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है, कहां कहां इफेक्ट पड़ रहा है दवा की। भाई साहब हम लोग स्वास्थ्य क्रांति पे हमारी कंपनी काम कर रही है। हम हॉस्पिटल बंद कराने में लगे हैं, हम लोगों को स्वस्थ बनाने में लगे हैं, और बाहर की दुनिया हॉस्पिटल खोलने में लगी हुई है, बाहर की दुनिया लोगों को बीमार करने में लगी हुई है। तो बताइए ऐसा कोई मिशन है हिंदुस्तान में? जोर से बोलिए। नहीं। एक ही मिशन है जिसका नाम है जय आरसीएम। थैंक यू। हमारे पास है गामा, एक बार तालियां बजाइए इस प्रोडक्ट के लिए। जब से आया है गामा मच गया है। अच्छा यहाँ पे कुछ साथी हैं क्या जो गामा लेकर जिनको फायदा हुआ है? क्या क्या फायदा हुआ है? एक बार हाथ खड़ा करेंगे, एक बार अपनी जगह से खड़े होंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग दौड़ते हुए आ जाए स्टेज पे और बताइए आप अपना एक्सपीरियंस। देखिए मैं इनको बनारस से लेके नहीं आया हूँ भाई, भिलवाड़ा से लेके नहीं आया हूँ, ये सब आजमगढ़ के लोग हैं और इनसे रिलेट कीजिए। प्लीज सर आप लोग आ जाइए यहाँ पे, आप देखिए इसका कमाल। 17 तरह की बीमारी कंपनी हमारी करती है, 17 तरह की बीमारी पे काम करता है ये, लेकिन इसके जो इफेक्ट है वो सैकड़ों बीमारी का इलाज है। कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर रहा है ये गामा। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारी डाउनलाइन में
पटना में एक महिला है जो बेचारी बिस्तर पे लेट गई थी, जिसको डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए की डिमांड थी, लेकिन उस महिला के पास इतने पैसे नहीं थे और घर वाले लोग उनको मरने के लिए छोड़ दिए थे। लेकिन इसी तरह की मीटिंग में वो मेरी मीटिंग में आए और गामा लेकर गए और मात्र 6 महीना चलाया और वो महिला आज अपना सारा क्रियाक्रम कर रही है, खेतों में काम कर रही है। आप बोलेंगे मैं मोबाइल से बात करा सकता हूँ, और ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। ये देखिए ये सारे के सारे। मैं इनसे पूछूंगा कि आपको किस बीमारी में फायदा हुआ। सर हमें जो है गैस बनती थी और आज की डेट में नहीं सर, लगभग 16वां महीना में लगातार यूज कर रहा हूँ सर। कैसे यूज करते हैं? सुबह खाने से पहले सर और शाम को खाने से पहले सर, 1 टेबलेट। तो गैस नहीं बनती है? एकदम नहीं सर, पक्का? पक्का सर। यार सिम सर, मैं पहले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ने में प्रॉब्लम होता था, सांस फूलने लगती थी, हाथ पैर दुखने लगता था। अभी मैं गामा वजन खा के 3 किलोमीटर आराम से दौड़ता हूँ, सांस फूलता नहीं है, हाथ पैर नहीं दुखता। यार सिम नहीं। कितने दिन से? 1-2 मंथ से। मात्र 2 महीने में फायदा? यस। अब नहीं हफनी होती? नो। जय हरसियम। हमारे घुटने में दर्द होती थी और गैस का प्रॉब्लम था। राजन मौर्या की हमने 2 साल दवाई किया, 48,412 रुपये की दवा किया, लेकिन जब तक दवा का असर था तब तक ठीक रहता था, फिर यथास्थिति वैसी हो गई। मात्र 6 महीने में गामा का एक कमाल हमको तूफान मचा दिया। जय हरसियम। सर मुझे जो है कि नाक से खून आता था और जो है कि मुंह में छाला पड़ जाता था, और 1 साल मैं इसका लगातार सेवन किया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और अभी भी मैं डेली यूज करता हूँ। कितना लेते हैं? एक गोली सुबह, 1 गोली शाम। कब लेते हैं? सर भोजन से पहले 5 मिनट पहले। जय आरसीएम। और हमको लीवर की प्रॉब्लम थी, गुजरात से लेकर के आजमगढ़ के सारे डॉक्टर फेल थे और बहुत दवा किए, हम आराम नहीं हुआ, लेकिन गामा वजना से मुझे आराम हुआ। और मेरी मम्मी का शुगर नॉर्मल हुआ, और हमारे पापा को एलर्जी थी, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो चुके थे। डॉक्टर त्रिपाठी खुद बोले कि आपको एलर्जी छोड़ो, इसकी कोई दवा नहीं है, थूकते रहो खांसते रहो। लेकिन मेरे पापा को मैंने गामा वजना S5 के माध्यम से सही किया, और हजारों लोगों को मैं सही करती हूँ। मैं स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ, मैं हेल्थ पे ही काम करती हूँ। जय आरसीएम। सर मैं इसी उम्र में लगभग 20 साल से ब्लड प्रेशर की दवा करता था, और पिछले 3 साल से मैं गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज मैं बराबर लेता हूँ। आज मेरा कोई भी अगर डॉक्टर